हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर की तैयारी चल रही है और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट। ऑडिट में आज हम करेंगे गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट का पार्ट 2। देखिए सर, क्वेश्चन देखते हैं आज के। पिछले वीडियो में हमने 13 MCQ कवर किए थे। 14वां MCQ कहता है गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी whose paid up share capital is dash dash partly held by the central government or and partly held by one or more state government। कहता है आप सरकारी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, पहले आपको पता तो हो कि सरकारी कंपनी कौन होती है। तो जनरली मतलब यही है कि सरकारी कंपनी वो है जिसकी ओनरशिप या जिसकी शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है या इन लोगों के पास मिलके है। लेकिन कितनी? 51% कम से कम। तो 50.99% नहीं चलेगा। 51% हो या 51% से ज़्यादा हो तो आंसर है एटलीस्ट 51%, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग केंद्रीय सरकार या राज्य राज्य सरकारों के पास या इनके पास संयुक्त रूप से होनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल हैं, थोड़ा सा स्क्रीन धुंधला होगा शायद तक। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कुछ एक एग्जांपल है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SCI, ये शायद शिपयार्ड वाली कंपनी है। तो वो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल मैंने दिए आपको। ठीक है, चलिए। द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ ऑल द राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर द। कहता है कि जो सरकारी कंपनी का अंकेशक होगा, जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होगा, उसे वे सारे अधिकार होंगे जो कंपनी अधिनियम की धारा डैश डैश ने दिए हैं। तो धारा 139 ने दिए हैं? नहीं, धारा 139 में तो अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट के नियम है। 141 नहीं, 141 में आपको बताया गया है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। 142 में बताया गया है रेम्यूनरेशन। तो 143 में बताए गए हैं कि ऑडिटर के राइट्स क्या होंगे और उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जो कंपनी ऑडिट हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि आपको धारा 139 से लगाकर धारा 148 तक अच्छे से याद कर लेना है। और ये कौन सी धारा है? 139 टू मैंने कहा 148 तक आपको अच्छे से याद कर लेना है। कौन सी धाराएं हैं देख लीजिए। धारा 139 बताती है कि अंकेशक की नियुक्ति कैसे होगी या उसकी पुनर्नियुक्ति, अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट कैसे होगा। सेक्शन 140 बताता है कि जिसे आपने अपॉइंट किया है उसे आप किन तरीक़ों से हटा सकते हो, या ऑडिटर रिज़ाइन करता है तो क्या होगा, या किन मामलों में री अपॉइंटमेंट से पहले स्पेशल नोटिस दिया जाएगा या हटाने से पहले स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। 141 बताता है कि अंकेशक की योग्यताएं क्या होंगी, अगर उसे किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है तो उसकी योग्यताएं क्या होंगी, और कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई हैं जिन्हें स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। 142 में अंकेशक का पारिश्रमिक कौन तय करेगा? जनरली शेयर होल्डर्स तय करते हैं या वो अपना पावर बोर्ड को दे देते हैं। 143, इस क्वेश्चन का आंसर 143 था। सेक्शन 143 बताती है कि ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे और कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स, उनको फॉलो करने होंगे। 144 बताता है कि अंकेशक कुछ खास तरह की सेवाएं नहीं दे सकते उसी कंपनी को जिसकी वो ऑडिट करने जा रहे हैं। 145 बताता है कि अंकेशक को ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये साइंस से रिलेटेड धारा है। सेक्शन 146 बताता है कि ऑडिटर को जनरल मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना होगा जब तक उसे एग्जाम न कर दिया जाए। सेक्शन 147 टेल्स अबाउट कि अगर आपने इन धाराओं का उल्लंघन किया तो कितना जुर्माना या कारावास कुछ मामलों में हो सकता है। और सेक्शन 148 बताता है कि
कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनियों के लिए कॉस्ट ऑडिट को अनिवार्य कर सकती है। तो ये धाराएं आपको, जो 10 धाराएं हैं 139 से 148, ये आपको अच्छे से कस के पॉइंट बाय पॉइंट याद करनी है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बात बोली है, ठीक है। इसके बाद है डैश डैश इज़ और आर टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो आप ये सुनते हैं पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो इनके क्या टाइप हो सकता है? ये डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज के रूप में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्रिएटेड अंडर स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस, ये एक विशिष्ट अध्यादेश के अधीन निर्मित वैधानिक संस्थाएं हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनीज हो सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में पढ़िए। सार्वजनिक उद्यम, जो हम ये बोलते हैं ना PSUs, हमने बहुत बार टर्म सुना होगा PSU, या बहुत बार बोला जाता है PSE, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एक पार्ट है। यहाँ पे अगली स्क्रीन पे आइए, समझेंगे आप। देखिए जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो 3 तरह की हो सकती है। वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के रूप में हो सकती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के रूप में हो सकती है, या गवर्नमेंट कंपनीज के रूप में हो सकती है। हम गवर्नमेंट कंपनी ही पढ़ रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल से बताना चाहता हूँ कुछ बातें और, कि जैसे जो विभागीय उपक्रम है, तो जैसे इंडियन रेलवेज़ है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, ये दिखा हुआ है, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन टीवी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। इनमें क्या होता है, ये डायरेक्ट किसी मंत्रालय के अधीन होती हैं, जैसे रेल मंत्रालय, जनसंपर्क एंड प्रचार मंत्रालय, इस तरह से वो डायरेक्ट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर होती हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती हैं, ये जैसे आपके सेबी हुआ, ठीक है, आपका IDBI हुआ, RBI हुआ, जैसे कुछ नाम लिखे हुए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ, यानी IDFC है ये, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैं। इनकी क्या खासियत होती है कि इनको संसद में या विधानसभा में एक एक्ट बनाकर इन कॉर्पोरेशंस को बनाया जाता है। तो वो भी PSU का टाइप है, ठीक है। मतलब जिन पे भी सरकार नियंत्रण करना चाहती है, जनहित के अंदर सरकार जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहती है, वहाँ वो PSUs इस्टेब्लिश करती हैं। और PSUs के 3 तरीके हो सकते हैं, विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या तीसरा तरीका हो सकता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो अभी मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के नाम बताए, कुछ और नाम देखिए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द डैश डैश डिपार्टमेंट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज। ये कहता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं या विभागीय उपक्रम होते हैं, उनका अंकेक्षण कौन करेगा, उनका अंकेक्षण कौन सा विभाग करेगा? कॉस्ट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा? नहीं। उनका अंकेक्षण अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ एक अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वही इस गवर्नमेंट ऑडिट को कंडक्ट करता है। टैक्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं, GST एंड ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, याद रखना है और आसान भी है। गवर्नमेंट ऑडिट का काम वही सरकारी विभाग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सरकारी विभागों का अंकेक्षण अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट करता है, लेकिन उसका हेड कौन होता है? उसका हेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है? नहीं। उसके हेड होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्री होते हैं? नहीं। उसके हेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोलते हैं, जिनको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, हाँ वो होते हैं। तो यानी सरकारी विभागों के अंकेक्षण करने के लिए जो विभाग है, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग, उसके मुखिया कौन है? उसके मुखिया है CNAG, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अब इसके CNAG के बारे में बताता हूँ। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो CAG होते हैं, यहीं से देख लीजिए, द CAG ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो भारतीय लेखा परीक्षा यानी अंकेक्षण और लेखा विभाग, अंकेक्षण और लेखा विभाग के जो प्रमुख हैं वो CNAG हैं। CAG को पब्लिक पर्स का वॉचडॉग या सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहा जाता है। मतलब ये रखवाली करने वाले व्यक्ति की तरह हैं, ये जनता के धन के संरक्षक हैं, गार्जियन हैं।
इसके बाद है सीएजी की नियुक्ति की जाएगी या हर देश में एक सीएजी होगा, ये अनुच्छेद 148 में लिखा गया है। और सीएजी की जो अवधि है वो 6 वर्ष की होगी, यानी 6 वर्ष तक के लिए वो अपने पद पे रहते हैं। या अगर 65 वर्ष हो जाए तो पहले जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो। इसके बाद है सीएजी को अपॉइंट कौन करेंगे, इनको भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। और कभी सीएजी अगर त्यागपत्र देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। और भारत के पहले सीएजी वी नरहरि राव रहे थे। और जो वर्तमान में सीएजी चल रहे हैं, जब मैं 2023 में ये वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान सीएजी हैं और 8 अगस्त 2022 से वो अपना पद संभाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे। और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन होगा। अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, जनरली फ्रॉम विच बुक द गवर्नमेंट ऑडिटर स्टार्ट्स द ऑडिट वर्क। कहता है कि जो सरकारी अंकेशक होता है, जो विभिन्न पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का या सरकारी विभागों का अंकेक्षण करता है, वो कहाँ से अपना काम शुरू करता है। लेजर को चेक करने से, पेमेंट बुक को देखता है, कैश बुक को देखता है या रिसिप्ट बुक को देखता है। सबसे पहले सर वो कैश बुक को देखता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैश बुक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले वो कैश बुक को देखता है, यानी रोकड़ बही को देखता है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़िएगा। हु डिसाइड्स द स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी। एक कंपनी जो है उसका वैधानिक अंकेक्षण होगा, तो स्कोप का पहले बात मतलब समझ लो कि क्षेत्र में सबसे पहले ये तय होता है कि कितने वर्ष की ऑडिट होगी। 1 वर्ष की होगी, 3 वर्ष की होगी,
6 महीने की होगी या 3 महीने की होगी। सबसे पहले पीरियड डिसाइड किया जाता है, फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किन ऑफिसेज या किन ब्रांचेज या किन प्लांट्स की ऑडिट होगी, फिर उन ऑफिसेज या ब्रांच की किन एक्टिविटीज़ या किन फंक्शंस की ऑडिट होगी तो किस डेप्थ तक ऑडिट होगी। ये सब स्कोप होता है, ये सब स्कोप तय हो जाता है शुरू में। अगर देखो प्राइवेट ऑडिट है तो प्राइवेट ऑडिट में तो क्या होता है, जिसने काम दिया है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही तय करता है। प्राइवेट ऑडिट में अपॉइंटिंग अथॉरिटी करता है कि कितना ऑडिट करवाना है, अंकेशक को फिर वो काम करना होता है। लेकिन अगर बात स्टैट्यूटरी ऑडिट की है, वैधानिक अंकेक्षण, विधान शब्द आया, तो वैधानिक अंकेक्षण में स्कोप विधान द्वारा तय होता है, यानी लेजिस्लेशन या लॉ द्वारा डिसाइड होता है कि कितना अंकेक्षण किया जाएगा, किस गहराई तक किया जाएगा, कितने वर्ष का किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। ये सब लॉ में तय है ताकि जो उद्देश्य है अंकेक्षण का उसको प्राप्त किया जा सके। यानी वहाँ आपको बोर्ड से, मैनेजमेंट से, यानी ऑडिटर को बता रहे हैं कि वहाँ आपको बोर्ड, मैनेजमेंट या किसी से भी दबने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक फ्री हैंड है। लॉ ने जो ऑब्जेक्ट्स तय किए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने के लिए आप जिस गहराई तक ऑडिट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, लेजिस्लेशन। उसके बाद है प्रोप्राइटरी ऑडिट रेफर्स टू, देखिए औचित्य अंकेक्षण, ये शब्द आप सुनेंगे एक तो लागत अंकेक्षण करते समय और एक सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण करते समय या सरकारी विभागों का अंकेक्षण करते समय। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता क्या है, इसका मतलब होता है खातों का सत्यापन, इसका मतलब वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है नहीं, इसका मतलब होता है एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के खातों की जांच, सोल प्रोप्राइटर के इंस्टीट्यूशन के खाते एग्जामिन करना नहीं। इसका मतलब होता है व्यय की आवश्यकता और औचित्य की जांच से बिल्कुल सही। मतलब प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये जांचा जाता है कि जो खर्चा किया गया है उसके बिल वगैरह तो ठीक है, पर पहले ये बताओ कि उस खर्चे की करने की ज़रूरत भी थी क्या। और भी कई बातें हैं, मैं अभी बताता हूँ कि प्रोप्राइटरी ऑडिट औचित्य अंकेक्षण कहता है कि क्या उस व्यय को करने की ज़रूरत थी, क्या उसको करने का कोई औचित्य था, कोई रीज़न था, कोई रेशनल था उसके बिहाइंड। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या कहता है, बेसिकली ये बात कॉस्ट ऑडिट के लिए होती है लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट में भी होती है। फर्स्ट सुनिएगा, वेदर द एक्सपेंडिचर इज़ अप्रोप्रिएट एंड नॉट मोर देन व्हाट द सिचुएशन डिमांड्स, कि क्या खर्चा जो किया गया है वो उचित है और क्या ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया। सेकंड, वेदर एनी पर्सनल बेनिफिट हैज़ अक्रूड टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर, क्या ऐसा है क्या कि इस खर्चे को जिन्होंने सैंक्शन किया है इसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, क्या उन्होंने कोई भाई भतीजावाद करने की कोशिश की है क्या, कि अपने चहेतों को बेनिफिट पहुंचा दें, अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट पहुंचा दें, क्या उन्होंने ऐसा कुछ चाहा है खुद के लिए या अपनों के लिए। वेदर द एक्सपेंडिचर हैज़ इंडीड सर्व्ड द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन इनकर्ड, फिर ये भी देखिए कि जो खर्चा जिस उद्देश्य से किया गया था, जिस मकसद से किया गया था, वो मकसद हासिल हो भी पाया। ठीक है, वेदर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन ड्यूली फॉलोड, और जितने भी नियम विनियम होते हैं उनकी अनुपालना की गई या नहीं की गई, ये सब प्रोप्राइटरी ऑडिट में चेक होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्रोप्राइटरी ऑडिट में 3 मेन एलिमेंट होते हैं। एक ये देखा जाता है कि बुद्धिमत्ता से, बुद्धि से, इंटेलिजेंसी से काम किया गया है या नहीं। दूसरा, निष्ठा से, मतलब समर्पित होकर, संस्था के प्रति समर्पित होकर काम किया गया है या नहीं। और तीसरा, मितव्ययता, यानी इकोनॉमिकली सस्ता, यानी कम से कम खर्च में हो जाए ऐसा प्रयास किया गया है या नहीं। तो ये सब प्रोप्राइटरी ऑडिट होती है। और 2 क्वेश्चन और हैं, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत इधर उधर से ढूंढे हैं। इफ़ द CNG comments on the auditor's report on the financial position, capital structure, reserves and surplus, and liquidity and solvency, then those comments are related to the company's last dash year। ये क्या कहता है, जो CAG हैं, आपको ये पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी ऑडिट होती है और वो जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट C&AG को देता है। फिर C&AG चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है, चाहे तो अपने कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन दे सकता है। बात यह है कि अगर वो अपने कमेंट एंड ऑब्जर्वेशन देता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे हैं, कंपनी की तरलता कैसी है,
कंपनी की शोधन क्षमता कैसी है, यानी लोन रीपेमेंट क्षमता को बोलते हैं, लोन चुका पाने की क्षमता को बोलते हैं शोधन क्षमता, ये सब कैसी है। तो इन सब पे वो जो कमेंट करेगा वो लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे करेगा। तो उस टिप्पणी का जो संबंध होगा वो कंपनी के गत 3 वर्षों से होगा, लास्ट 3 ईयर्स से रिलेटेड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ़ द C&AG इज़ अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, यदि केंद्रीय सरकार किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है और उस कंपनी की वार्षिक साधारण सभा से पहले के 3 महीने के अंदर वह कंपनी की कार्यप्रणाली व मामलों के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाएगी और इसे अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी या पूरक रिपोर्ट सहित यथाशीघ्र डैश डैश में रखेगी। पूरी बात क्या है, इसमें बहुत लंबी लाइन आई। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, तो क्या होगा, तो उस कंपनी की जब भी AGM होने वाली होगी, ठीक है, उस कंपनी की जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली होगी, उससे पहले के जो 3 महीने होते हैं, उससे पहले के 3 महीने के अंदर वो कंपनी की कार्यप्रणाली क्या चल रही है, कंपनी के वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करवाएगी, ठीक है। तो ऑडिट तो होगी ही होगी, वो तो है ही है। ऑडिट से पहले या कहें AGM से 3 महीने पहले, उन 3 महीने के पीरियड के दौरान वो इस कंपनी की फंक्शनिंग की एक रिपोर्ट तैयार करवाएगी और फिर बाद में ऑडिट रिपोर्ट के साथ, और ऑडिट रिपोर्ट के साथ अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट हुई हो तो उसके साथ इस रिपोर्ट को, ये जो हमने इनकी रिपोर्ट बनवाई है, उस रिपोर्ट को रखेगी। कहाँ रखेगी? लोकसभा में हाँ, राज्यसभा में हाँ, राष्ट्रपति के पास नहीं, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यस, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमें पता है कि जो हमारी संसद होती है, संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है और लोकसभा निम्न सदन माना जाता है। और ये भी होता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर ये रिपोर्ट रखी जाएगी। कौन सी रिपोर्ट? भूल तो नहीं गए? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर है तो AGM से 3 महीने पहले वो एक रिपोर्ट तैयार करवाएगी, एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करवाएगी और इस रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट और अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट हुई है तो उसके साथ संसद के दोनों पटल पे रखेगी, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखेगी। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपको ज़रूरत पड़े, किसी में डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉमर्स के लिए बहुत सारा मटेरियल आ चुका है और भी बहुत सारा मटेरियल मैं बनाता ही रहूँगा, साथ बने रहेंगे। ओके, बाय।